सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। दो 2025 के पहले माह में मुल्क में दहशतगर्द हमलों में तेजी से इजाफा देखा गया है, जो दिसंबर 2024 के मुकाबले में 42% ज्यादा थे। इन हमलों के नतीजे में 35 सिक्योरिटी एहलकार और 20 आम शहरी शहीद हुए, जबकि 36 दहशतगर्द मारे गए। दूसरी तरफ मुल्क की सियासी बेयकीनी में कोई कमी नहीं आ रही। हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात तात्तुल का शिकार हो गए और वज़ीर आज़म को पीटीआई के साथ मुज़ाकरात करने वाली कमेटी तहलील करने की सिफारिश की जा रही है। क्या दहशतगर्दी के खिलाफ जंग और कौमी सलामती की ज़रूरत हुकूमत और अपोजिशन को मुफाहमत पर मजबूर कर सकती है? आप देख रहे हैं बोल आदिल अब्बासी के साथ। एक तरफ दहशतगर्दी की ये सूरत हाल है तो दूसरी तरफ सियासी अदम इस्तेहकाम में कमी का कोई इम्कान नजर नहीं आता। हुकूमत और पीटीआई के मुज़ाकरात तात्तुल का शिकार है, जबकि 8 फरवरी को तहरीक इंसाफ ने एहतजाज की धमकी भी दे दी है। इन्हीं मामलों पर बात करने के लिए हमारे साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से मौजूद है राना एहसान अफजल साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मौजूद है डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद साहब। बहुत शुक्रिया आप दोनों का ज्वाइन करने के लिए। मुझे राना साहब ये बताइएगा कि मुल्क में जो दहशतगर्दी की एक नई लहर है, जिसमें हमारे जवान शहीद हो रहे हैं और रोज़ आए रोज़ कोई ना कोई इस तरह की खबरें आ रही हैं। ज़ाहिर है दहशतगर्दी का मुकाबला करने के लिए हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज बहुत जांफशानी के साथ काम कर रही हैं, लेकिन इस किस्म का नुकसान रोज़ाना होना एक तकलीफ दे अमर है। आपकी गवर्नमेंट की तरफ से बहुत बड़े बड़े क्लेम्स तो किए जाते हैं, लेकिन कहाँ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये मामलात बढ़ रहे हैं, कम नहीं हो रहे? देखें, जैसे जैसे पाकिस्तान की मईशत बेहतर हो रही है और आपके सारे इंडिकेटर्स जो हैं वो पॉजिटिव हैं, जिस तरह आपने देखा कि आज महंगाई की शरह 2.4% पे जनवरी के महीने की आई है, आपका करंट अकाउंट सरप्लस है, तो उसी तरह जो मुल्क दुश्मन अनासर हैं वो अपने हमलों में इजाफा करने की कोशिश कर रहे हैं, या वो कोशिश कर रहे हैं कि मुल्क को डिस्टेबलाइज किया जाए, और इसमें ज़्यादातर ट्रांस नेशनल एलिमेंट्स हैं। ये स्पॉन्सर मुल्क से बाहर के जो अनासर हैं वो इसको करते हैं। तो दर्जनों के हिसाब से ऑपरेशन डेली बेसिस पे अफवाज पाकिस्तान और इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं लॉ इन्फोर्समेंट के साथ करती है, और दर्जनों के हिसाब से दहशतगर्दों का खात्मा भी किया जा रहा है। ये एक बड़ा चैलेंज है जिससे हेड ऑन जो है निपटने की कोशिश भी की जा रही है, लेकिन आप जिस तरह जानते हैं चाहे BLA हो या TTP हो, वो अभी एक्टिव हैं, लेकिन हमारा ये रिजॉल्व है कि जब तक हम इनका खात्मा इस मुल्क की सरजमीन से नहीं करते तो भरपूर तरीके से ये ऑपरेशन जारी रहेंगे। जो मुख्तलिफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हैं जो मुख्तलिफ जगहों पे लिए जाते हैं, और डेली हमारी हमारे जो अफवाज पाकिस्तान के जो सिपाही हैं और जो फाइटर्स हैं वो अपनी लहू का नजराना दे के लड़ रहे हैं। तो हमारा रिजॉल्व यही है कि हमने इस मुल्क को किसी भी दहशतगर्दी से बिल्कुल पाक करना है। और ये जो आप कहते हैं किसी भी दहशतगर्दी, उससे क्या मुराद है? क्योंकि आपकी हुकूमत इसको लिंक भी करती है जमातों के साथ, सियासी जमातों के साथ। देखिए, जब वो इससे बिल्कुल लिंक एक तरीके से नहीं हो सकती, लेकिन जब सियासी जमातें ये बातें करेंगे कि हम सूबों के रास्ते बंद कर देंगे, तो फिर एक डिबेट जो है वो जनरेट होती है कि सूबों के रास्ते वफाक के साथ या और सूबों के साथ कौन बंद करते हैं? दहशतगर्दी बंद करते हैं ना। जब वो इस तरह का एजेंडा उठाएंगे, इस तरह का बयानिया लेंगे जो मुल्क मुखालिफ होगा या मुल्की मफादात के खिलाफ होगा, तो डेफिनेटली फिर हमारा एक फ़र्ज बनता है कि हम उसको हाईलाइट भी करें, उसको चैलेंज भी करें, उसको एक्सपोज भी करें, और इस पोलराइजेशन और नफरत की सियासत को रिजेक्ट भी करें। ऑलराइट डॉक्टर साहब, एक तो ये है कि ये वफाकी हुकूमत की नहीं बल्कि सूबाई हुकूमत की भी जिम्मेदारी है। लॉ एंड ऑर्डर तो बल्कि सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है, लेकिन ज़ाहिर है दहशतगर्दी का मसला ऑल अक्रॉस है पूरे मुल्क में, और वो उनकी हुकूमत का कहना है कि एक तो हमारी मईशत अच्छी हो रही है, उसकी वजह से भी दहशतगर्दी के हमले बढ़ रहे हैं, और डेफिनेटली आपकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत अपने आप को इससे मुबर्रा नहीं कर सकती, बरियो ज़िम्मा नहीं कर सकती कि ये हमारा मसला नहीं है, सिर्फ वफाक या फ़ौज लड़े इस मसले का हल निकाले। हमारी सूबाई हुकूमत की हिकमत अमली बस यही है कि हमने ये कहना है दहशतगर्दी हो रही है।
तो इस कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए तो सूबाई हुकूमत को भी तो कोई स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए ना, अपने लोगों को अपने सूबे में तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए। पे दर पे हमले हो रहे हैं, सूबाई हुकूमत की क्या स्ट्रेटेजी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्या का नाबुदो व इय्या का नस्ताईन। सबसे पहले देखें आदिल, सबसे पहले ये है कि इन चीज़ों पे कमेंट करने से पहले आपको थोड़ा सा होमवर्क करना चाहिए कि मसला क्या है। इंडियाना यूनिवर्सिटी में रेचल मोनगन एक खातून हैं जिन्होंने लिखा हुआ है स्टडीज़ इन कॉन्फ्लिक्ट एंड टेररिज्म। उन्होंने बताया हुआ है कि जो टॉप के 7 कॉजेज़ इन टर्म्स ऑफ सीक्वेंस बताया कि टॉप के 7 कॉजेज़ ऑफ टेररिज्म क्या है। वो स्टार्ट करती है पहला पॉवर्टी से, दूसरा परसिक्यूशन से, प्रोसिक्यूशन नहीं परसिक्यूशन से, जो कि मेनली पॉलिटिकल होता है या कोई और वजह होती है, परसिक्यूशन। तीसरा लैक ऑफ ह्यूमन राइट्स, आप लोगों के उनको हुकूक ना दें। चौथा ऑप्रेशन से, मीन्स आप लोगों को दबा के रखें, फाशिस्ट तरीका होता है। पांचवा वो कहते हैं पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, आप पॉलिटिकल स्पेस ना दें। ये 5 टॉप के। छठा आ जाता है ऑक्यूपेशन, कोई बाहर की फोर्स आई है ऑक्यूपाई कर गई है। 7वां और आखिरी है आइडियोलॉजीज। आइडियोलॉजीज का मतलब है इसमें आप सेक्युलर, रिलीजियस या एथनिक वो कर लें। इन चीजों को बेसिक कॉजेज कहा जाता है ऑफ टेररिज्म। अब ये याद रखें, लॉ एंड ऑर्डर और टेररिज्म किसी हद तक हैं, लेकिन ये 2 मुख्तलिफ चीजें हैं फॉर लॉ एंड ऑर्डर के लिहाज से। लॉ एंड ऑर्डर ज़्यादातर जिस लिहाज से किया जाता है, चोरी चकारी इस किस्म की चीज़ हो गई, हल्लड़ गुल्लड़ हो गया, कत्ल हो गया, फलाना हो गया, उठा के कर दिया, अगवा बराए तवान फलाना, इस चीज़ को हम लॉ एंड ऑर्डर के ज़िम्मे में लेकर आते हैं, जिसके लिए पुलिस इक्विप्ड होती है। एक होता है मुनज़्ज़म तरीका ऑफ टेरराइजिंग पीपल, वो लॉ एंड ऑर्डर से बड़ा होता है लॉ एंड ऑर्डर का, लेकिन वो लॉ एंड ऑर्डर से बड़ा है। इसके लिए आपके पास जो प्रोविंशियल आपके पास जो रिसोर्सेज होती हैं, दे आर नॉट इनफ। इसके लिए आपके फेडरल जो एजेंसीज हैं, दे प्ले देयर रोल एंड दे प्रिवेंट इट थ्रू द प्रोविंशियल एंड द फेडरल, जो कि फर्स्ट लाइन डिफेंस है, जिनमें पुलिस और इस किस्म के रेंजर्स और ये सारी चीज़ें जो फर्स्ट लाइन ऑर्डर हो जाते हैं। क्योंकि जो आर्मी है इट इज़ नॉट द फर्स्ट लाइन, वो आपके बॉर्डर्स में होती है, वो उस जगह पे फर्स्ट लाइन डिफेंस है, बट जो इनफिल्ट्रेट करके आ जाते हैं या जो होम ग्रोन होते हैं, दे आर नॉट इन दैट थिंग। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड फर्स्ट यू हैव टू डिफरेंशिएट दीज थिंग्स बिफोर इवन कमेंटिंग ऑन इट। अब ऐसे लोग हैं जिनको कख नहीं पता और वो इधर आके कमेंट करना चाह रहे हैं कि जी फलाना। देखिए इकोनॉमी, जब हम कहते हैं इकोनॉमी के हालात हो रहे हैं और आप उसको बताते हैं कि जी इन्फ्लेशन जो है 2.4, इन्फ्लेशन 2.8 हो गई है, कम हो गई है, बट दैट डजंट मीन कि महंगाई कम हो गई है। महंगाई की बढ़ने की स्पीड कम हो गई है, महंगाई उसी तरह ही बढ़ रही है। पहले महंगाई जो 1 दिन में बढ़ती थी, अब वो महंगाई 4 दिन में बढ़ रही है, लेकिन ओवरऑल आज भी महंगाई बढ़ रही है। ओवरऑल आज भी उसका जो इम्पैक्ट आ रहा है अवाम के ऊपर वो नहीं आ रहा। तो अगर आप ओवरऑल देखा जाए तो आप पहले 5 चीजें जो कि टेररिज्म क्रिएट करती है वो हम लोग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पॉवर्टी पाकिस्तान में पिछले 3 सालों में तकरीबन कोई 15 से 18 मिलियन, मींस 1.5 से 2 करोड़ लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे चले गए हैं। उसके बाद नंबर 2 परसिक्यूशन, प्रोसिक्यूशन नहीं हो रही, परसिक्यूशन हो रही है। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं दे रहा, मैं आपको एक पढ़े लिखे आदमी की वजह से मैं पढ़ के आपको बता रहा हूं। आपको अर्ज कर दूं, एक तो ये है कि जो आइडियोलॉजी रिसर्च जिसका आप हवाला दे रहे हैं, दैट इज देयर, वो अपनी जगह एग्जिस्ट करती है। दैट इज द ओनली थिंग। जी जी, आई एग्री विद यू। मैंने आपसे ये नहीं कहा कि ये कॉन्सेप्ट गलत है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये कॉन्सेप्ट हम हमेशा अप्लाई करते हैं जिस वक्त हम दूसरी साइड पे खड़े होते हैं। मैं अर्ज कर दूं ना आपसे, देखें आप जिन चीज़ों का हवाला दे रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर में किडनैपिंग आती है नहीं आती? बिल्कुल। सबसे ज्यादा किडनैपिंग आपके प्रोविंस के अंदर हुई है, और क्या वो किडनैपिंग को आप ये कहकर इग्नोर कर देंगे कि नहीं यार चूंकि ये टेररिज्म रिलेटेड किडनैपिंग है तो मेरी पुलिस लेट मी टेल यू ना। अब मसला ये है कि सिंध में भी टेररिज्म था, कराची के अंदर लॉ एंड ऑर्डर का बड़ा शदीद मसला था। सिंध पुलिस ने भी
फ्रंट लगकर लड़ाई लड़ी है टेररिस्ट से। सर मैं बताता हूं ना, आप उनकी सीआईडी से लेके सिंध पुलिस ने पर्सनली कॉम्बैट किया है विद टेररिज्म और फेस किया है। केपीके की पुलिस ने भी किया है, डायरेक्ट फेस किया है, पंजाब की पुलिस ने भी किया है। बलूचिस्तान के अंदर तो सिचुएशन इज डिफरेंट। प्रॉब्लम यह है कि हम दहशतगर्दी का मसला कैसे हुआ, एवरीवन नोज, हम सब जानते हैं। अब इसका सोल्यूशन हमने क्या निकालना है, ये असल में $1 मिलियन क्वेश्चन। मैं आपको बताता हूं, मैं आपसे डिसएग्री करता हूं कि हम सब जानते हैं, नहीं जानते। हम सब जानते हैं सर, नहीं जानते, सब जानते हैं, हम नहीं समझते। जानना और बात है, हम समझते नहीं है। देखें कराची का जो टेररिज्म, वो या कराची के अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है ना, उसमें इट्स टोटल, आज भी अगर आप देखें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ केसेस, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स जो लॉ एंड ऑर्डर की है, वो आज भी कराची में ही है। नहीं सर, वो दैट इज समथिंग एल्स। आप देखें स्ट्रीट क्राइम को रिलेट कर रहे हैं, मैं आपसे टेररिज्म डिस्कस कर रहा हूं, वहां पे अफवाह बराए तावान की भी बात कर रहा हूं। कराची का नंबर क्राइम का क्या है, नो वेरी वेल, मैंने कराची को कवर किया काफी साल। डॉक्टर साहब ने प्रॉब्लम ये, मैं पॉइंट इस वक्त हमने देखे सोल्यूशन की बात कर रहे हैं ना। सोल्यूशन अगर निकलना है तो वो ऐसे निकलना है कि इस वक्त ऑल अक्रॉस आपको टेररिज्म का सामना है। मैं कराची को सर बहुत अच्छी तरह समझता हूं, आई हैव वर्क देयर फॉर मेनी इयर्स। मैं जो एक कराची के स्ट्रीट क्राइम को यू कैन नॉट कंपेयर विद टेररिज्म। आई एम नॉट कंपेयरिंग। जो टेररिज्म है वो दैट वाज देयर। कराची में सेक्टेरियन वायलेंस था, कराची के अंदर एथनिक वायलेंस था, कराची के अंदर टेररिज्म था। तो पुलिस ने टैकल किया है सर उसको। वहां पर कोई आर्मी आपको जरूरत नहीं पड़ी, रेंजर्स और पुलिस ने टैकल किया उसको। मैं अच्छा डॉक्टर साहब इसको जरा आगे बढ़ाते हैं ना डिबेट को। अब राणा साहब बेसिकली जो डॉक्टर साहब का कॉन्सेप्ट है वो ये है कि टेररिज्म का मसला जो है वो इन जाहिर है ये जो स्टडीज हैं इस पर बहुत सारी, लेकिन रीजन बेसिकली है कि आपकी हुकूमत एक तो उसको समझती नहीं है, दूसरी बात यह कि ये वफाकी हुकूमत का काम है दहशतगर्दी। अभी तो आपने नहीं, मैंने कहा दोनों का है, दोनों ने मिल के करना है। ओके गो अहेड, दोनों ने मिल के करना है। बट कहां कर रहे हैं सर, दोनों एक दूसरे पे इल्जाम लगा के दिन गुजार रहे हैं। मैं आपको कह रहा हूं पहले पांच चीजें जो दुनिया कहती है, पहले 5 चीजें, पहले उन 5 चीजों को एड्रेस कर लें। सर दुनिया माजरत के साथ फिर ये भी नहीं कहती ना, हमारे यहाँ तो दहशतगर्दी को जस्टिफाई भी किया गया है और उनको दफ्तर भी खुलवा के दिए जा रहे थे आपकी हुकूमत के दिनों में ही। और यहाँ से आप उस दौरान में देख ले कितने हुए हैं। इसका मतलब आप दहशतगर्दों को दफ्तर खुलवा दे तो हमले कम हो जाएंगे। देखिए ना, मेरी बात सुने, अपीजमेंट की पॉलिसी तो पॉलिसी नहीं होगी ना सर। सारी दुनिया तालिबान को टेररिस्ट डिक्लेयर कर दी थी। सारी दुनिया ने दोहा में उन्हीं के साथ बातचीत करके उसी चीज को किया। आपको समझ नहीं आती जब क्या कह सकते हैं, यूके में सारा कुछ हो रहा था तो उस वक्त आपने देखा ना अफगानिस्तान हमारे साथ क्या कर रहा है, क्या चीज, उसका नतीजा देख रहे हैं ना। रीजन बीइंग अब अफगानिस्तान से क्या हो रहा है, सुन ले, हम लोगों ने पिछले 3.5 सालों में हम लोगों ने इतने इंपॉर्टेंट इशू में, मुझे बात बताएं, हमारे कितने फॉरेन ऑफिस वाले जो लोग गए हैं, हमारे फॉरेन मिनिस्टर गए हैं, उसके फौरन बाद 2022 के फौरन बाद कितने लोग गए अफगानिस्तान, जाके उन्होंने इन चीजों को टैकल करने की कोशिश की है। अफगानिस्तान से तो हमने हमेशा अच्छी पॉलिसी रखने की कोशिश की है, अभी भी अफगानिस्तान से ताल्लुकात बेहतर बनाने की कोशिश की है। इसका ये मतलब थोड़ी अगर हमारे फॉरेन मिनिस्टर नहीं जाएंगे तो वहां से इन्फिल्ट्रेशन होगी। आपको पता है अमेरिका ने जब भी डिक्लासिफाई किया 40 साल बाद, उन्होंने क्या कहा है अफगानिस्तान के बारे में, कि हम लोगों ने जो सोवियत यूनियन के लिहाज से करके ये सारा कुछ तो हमने उधर से किया था। देखिए ये डिक्लासिफाई चीजें जब सारी चीजें सामने आ जाती हैं, आपको पता चलता है कि गोली जो JFK को चला रही थी वो कौन चला रहा था, वो कहीं इधर उधर से नहीं थी, उसका अपना बंदा चला रहा था। सारी चीजें ये चीजें आप सामने रखें, आपको जेन्युइनली बैठ के इन चीजों को एड्रेस करना पड़ेगा। द प्रॉब्लम टू बिगेस्ट प्रॉब्लम इज इन सिंपल सॉल्यूशंस। जी राना एहसान अफजल साहब, क्योंकि ये डिबेट अगर मेरी और डॉक्टर साहब की हुई जरा लंबी हो जाएगी, योर टेक ऑन। देखिए मेरे ख्याल से डॉक्टर साहब को शायद ये इन्होंने ज्यादा पढ़ लिया है, इनको ये नहीं पता कि सूबों की जो पुलिस है उसके साथ काउंटर टेररिज्म का डिपार्टमेंट भी बनाया गया है। मैंने बताया है कि लड़ती भी रही है पंजाब पुलिस, सिंध पुलिस, केपी पुलिस वगैरह। मसला ये ज्यादा पढ़ लिया है तो वो ये भूल गए हैं कि CTD का क्या रोल होता है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, 2 ऑपरेशन किए गए, रद्दुल फसाद और ज़रबे अज़्ब किया गया, और उस वक्त पाकिस्तान के अंदर नो गो एरियाज थे। पाकिस्तान के अंदर ऐसे एरियाज थे जहां जो टेररिस्ट जो थे उन्होंने टेक ओवर करके अपनी हुकूमत का एक अंसर, उनका एक झलक नजर आ रही थी। इन 2 ऑपरेशन से पूरे पाकिस्तान से नो गो एरियाज खत्म कर दिए। उसके बाद जो हमारा नेक्टा था और जो हमारी बाकी जो हमने करना था, जो सूबों ने करना था, वो चाहे हेल्थ हो, एजुकेशन हो,
लॉ एंड ऑर्डर हो, वो उन्होंने संभालना था। फौज ने तो अपना ऑपरेशन कर लिया, उसके बाद वहां पुलिस की जो है लॉ एंड ऑर्डर की इन्फोर्समेंट होनी थी। आपने जो सॉफ्ट साइड थी, आपने जो सूबों को 18वीं तरमीम के बाद जो मैंडेट मिला गया था कि आप लोगों ने वहां तालीम हो, एजुकेशन हो, आपने इंडस्ट्री हो, जो ये सारे शोबे जो डिवॉल्व हो चुके हैं, आपने वहां वो जाके काम करना था और लोगों के लिए लाइवलीहुड क्रिएट करना था, वो सब चीजें करनी थी। तो देखिए वो वाला जो पार्ट है हमें करने की जरूरत है, लेकिन हम ये ना भूलें जो इन्होंने लिस्ट गिनवाई, टेररिज्म में फिर ये भी चीजें आती हैं कि जब उसको फॉरेन स्पॉन्सर मिले, आपके जो मुल्क जो दुश्मन ममालिक मुल्क हैं वो इन चीजों को पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करें, तो वो फैक्टर भी है। और ये कहना कि जी कितनी दफा आप अफगानिस्तान गए, तो हर दिन एवरी डे ये हुकूमत अफगान हुकूमत के साथ इंगेज्ड है, अफगान हुकूमत के साथ कम्युनिकेट करती है। हमने रिएक्ट भी किया है, हमने उनको ये भी बताया है कि अगर आप अपनी सरजमीन को आप गलत तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने देंगे तो फिर हम आपको आके वहां हिट करेंगे जहां टेररिस्ट ऑपरेट कर रहे हैं आपकी। लेकिन आपने तो उन लोगों को सेटल किया, और जब भी कोई टेररिस्ट नेटवर्क अभी पकड़ा जाता है तो उनका ताना बाना उन्हीं लोगों से मिलता है जिनको सेटल किया गया, उन्हीं लोगों से मिलता है जो क्रॉस बॉर्डर से आके यहाँ सेटल हुए, और वही नेटवर्क इस्तेमाल किए जाते हैं। तो भरपूर तरीके से इसके खिलाफ काम हो रहा है, लेकिन हमें बिल्कुल लाइवलीहुड के ऊपर काम करना है, और वो सूबाई हुकूमतों का मैंडेट है, वफाक का मैंडेट है कि ओवरऑल इकोनॉमी की सूरत हाल बेहतर करें। वो बेहतर हो रही है, और देखें खुदा का खौफ करें, कोई झूठ बोलना कम करें। आप कह रहे हैं जी इन्फ्लेशन 2.4 हो गई या 2. आप जब डिफॉल्ट हो, जब 40% थी आप कह रहे थे मुल्क डिफॉल्ट हो गया। अब अगर इन्फ्लेशन अंडर 3% आ गई है तो उसको अप्रिशिएट करें। ऑब्वियसली इन्फ्लेशन का मतलब यही है कि महंगाई की शरह अब आपकी 2.5-3% पे आ गई है बढ़ने की, लेकिन इट इज अ बिग अचीवमेंट, आप इसको डिस्काउंट नहीं कर सकते। तो जब आप अपना एनालिसिस दें तो उसको थोड़ा सा ऐसा एनालिसिस दें कि वो अगला बंदा ये ना समझे कि आप अज्यूम कर रहे हैं कि बिल्कुल ही वो बेअकल है। तो महंगाई का जब 40% पे आप पूरी दुनिया में प्रोपोगेट कर रहे थे कि मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा और ये इकोनॉमी बैठने जा रही है और तबाही हो गई है, तो आज आप एक्सेप्ट करें कि सारे इंडिकेटर्स, अगर करंट अकाउंट सरप्लस आ चुका है, अगर आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं, आपकी टैक्स कलेक्शन 30% से एनहांस हो गई है, बिल्कुल टारगेट्स में शॉर्टफॉल होगा लेकिन बेहतरी है। और इसी बेहतरी को देखते हुए पीटीआई चाहती है कि हम इस मुल्क के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी लाएं ताकि इस मुल्क की मईशत जो है वो भी स्टेबल ना हो सके। लेकिन मैं आपको बड़ा क्लियर कट बता दूं, इस दहशतगर्दी को भी हम खत्म करेंगे, इस मुल्क की इकोनॉमी आगे बढ़ेगी, और ये जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं इनको कोई सपोर्ट नहीं मिलनी है अवाम की, क्योंकि इनका एजेंडा ही यही है कि हमने सूबे के रास्ते बंद करने, हमने रेमिटेंसेस बंद करनी है, हमने जो है वो कभी IMF को खत लिखना है, कभी हमने धावा बोलना है। अभी 26 नवंबर को एब्सोल्युटली क्लियर कि ये सूबे का रास्ता बंद करने वाली बात जो है प्रोग्राम के दूसरे से नहीं है। जरा पूछेंगे डॉक्टर साहब से भी कि सूबे का रास्ता बंद करेंगे तो आगे क्या करेंगे, और कुछ और अहम चीजें हैं वो भी डिस्कस करनी है। लेकिन हमारे सामने जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि देखिए, पॉलिटिकल डिफरेंसेस असाइड, आपको टेररिज्म के मामले पे तमाम जमातों को एक स्टांस लेके आगे बढ़ना होगा, क्योंकि टेररिज्म का मसला जो है वो यूनिवर्सल है, ये पूरी दुनिया इसको फेस करती है और पाकिस्तान तो इसका बहुत पुराना विक्टिम है। उसके लिए कोई सोल्यूशन आप लोग सोच रहे हैं या फिर एक दूसरे के ऊपर ही इल्जाम लगाकर दिन गुजारा जाएगा? ब्रेक के बाद मज़ीद बात होगी। वेलकम बैक। डॉक्टर साहब, राना अफजल साहब कह रहे हैं आप हमारी इकोनॉमी अच्छी हो गई है इसलिए परेशान है, इसलिए आप एहतजाज करना चाहते हैं, इसलिए आप इकोनॉमी को डिस्टेबलाइज कंट्री को करना चाहते हैं, और हमारे डिजिट्स अच्छे हो गए हैं। दूसरी चीज़, कभी आप रेमिटेंसेस बंद करने की बात करते हैं, अब तो आप लोगों ने कह दिया एहतजाज में हम सड़कें और रोड ब्लॉक कर देंगे। तो बेसिकली आप इन अ वे स्ट्रेंथन कर रहे हैं जो पाकिस्तान की मुखालिफ कुव्वतें हैं उनको। देखिए, 2-3 चीज़ें हैं। वो कहते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इज़ टू प्रिवेंट पीपल फ्रॉम बिकमिंग टेररिस्ट। ये एक चीज़ याद रखना। अब मैं बात बता रहा हूँ हो क्या रहा है। 1980s में ज़ियाउल हक ने जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी उसको टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया था, अल जुल्फ़िकार का उसके ऊपर लेबल लगा के। और
अनफॉर्चुनेटली उस वक्त उनको सपोर्ट करने वाले मियां नवाज शरीफ साहब। आपको पता है अल जुल्फिकार कोई टेररिज्म का केस बहरहाल था, जो भी था ना, मैं लेकिन उनको क्या टेररिज्म किया था जुल्फिकार ने कि नहीं मुझे नहीं मालूम, उस वक्त में इतना वो नहीं था। वो जहाज के वो जहाज के वो था, वो पीआईए का जो जिसको अगवा किया था, उसको उन लोग वो डिनाई करते हैं कि इस तरह की कोई बात हुई थी, फलाना हुआ था। उन्होंने कहा था ये सारी चीजें अपनी है, वो कहते हैं इसको आउट ऑफ करो, वो जो मर्जी भी है। नहीं, लेकिन उसमें बीबी ने डिसओन किया था मीर मुर्तजा भुट्टो और जो अल जुल्फिकार कर रहे थे। सुन ले सारी चीजें, मैं भी आपको फैक्ट्स बता रहा हूँ। लेकिन इन्होंने पीपल्स पार्टी एज अ होल को वहां पे किया था। नंबर 2, जिस बीबी की आप रेफरेंस दे रहे हैं, उन्हीं बीबी ने कहा था कि ओसामा बिन लादेन से तकरीबन 1 बिलियन या समथिंग डॉलर्स लिए थे मियां नवाज शरीफ ने हमने फॉर हिज कैंपेन। ये भी हो चुका है। तो जो फॉरेन फंडिंग की बात करते हैं, वो असल तो टेररिज्म से जो फंडिंग हुई थी वो तो, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बेनज़ीर भुट्टो साहिबा कह रही है, ये उनके आप जाके वो कर लें। अब मैं बात आ जाता हूं। आप इस वक्त पाकिस्तान में जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, आप उसको टेररिस्ट डिक्लेयर करने के चक्रों में हैं। ये वो काम है जो मुशर्रफ ने बलूचिस्तान में किया था और भुट्टो साहब को कहा था कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि कहां से चीज आएगी, और फिर वही सब कुछ हुआ। डू यू थिंक वाज दैट समथिंग कि जिसने पाकिस्तान में या बलूचिस्तान इन स्पेशल बलूचिस्तान में उन्होंने टेररिज्म को कम किया होगा? कि आपकी पार्टी को टेररिस्ट डिक्लेयर करने के लिए नहीं, मैं जो कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं, पाकिस्तान में जो मसला है, पाकिस्तान में मसला मैं इसको अप्रिशिएट करता हूं कि जो इन्फ्लेशन है वो कम हो गई है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये कह देना कि इसकी वजह से महंगाई कम हो गई है, महंगाई कम नहीं हुई, इन्फ्लेशन कम हुई है, दो मुख्तलिफ चीजें हैं। ये समझ लें कि 8 फरवरी को आप लोग सड़कें ब्लॉक करेंगे, देखिए सुबह बंद करेंगे। अच्छा, मैं एक बात बता देता हूँ। एज अ पॉलिटिकल वर्कर, मैं अगर किसी चीज़ से, मैं 2 चीज़ों से, मैं अपना राइट्स लेकर जाता हूँ सुप्रीम कोर्ट या किसी कोर्ट में जाता हूँ। अब मुझे वहाँ पे लग रहा है कि कोर्ट के अंदर बहुत बड़े पैमाने पे मैनिपुलेशन हो रही है, आप मुझे पसंद नहीं है, तो मैं आपको कराची भिजवा रहा हूँ और कराची से अपने मतलब के बंदे को लाके यहाँ इस्लामाबाद भिजवा रहा हूँ ताकि वो मुझसे वो सवालात पूछे जो कि मुझे पसंद हैं। जब मैं ये काम करना शुरू कर दूंगा, मैं जुडिशरी की जो इंडिपेंडेंस है, मैं उसको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मैं थ्रू लॉ या थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन उसको मैनिपुलेट कर रहा हूँ। मैनिपुलेट करने के तरीके हैं। जब वो भी चीज़ नहीं होती, जब मैं ये कहता हूँ कि जो मेरे राइट्स है मुझे नहीं मिल रहे, जब मैं ये सारी चीज़ें करता हूँ, तो मेरा एक फंडामेंटल राइट है एज अ पॉलिटिकल पार्टी कि मैं एहतजाज करूँ। जब मैं एहतजाज करने के लिए अभी निकलता भी नहीं हूँ, आप मेरे रास्ते सारे बंद कर देते हैं। फ़र्ज़ करें मैं जीता हूँ केपी में, आप केपी के फौरन बाहर आके बिल्कुल उसकी बाउंड्री पे आप आके वो कंटेनर्स लगा देते हैं, आप मेरे रास्ते बंद कर देते हैं, आप मेरे रास्ते बंद कर देते हैं, आप मेरा पॉलिटिकल, मेरा बेसिक फंडामेंटल राइट ऑफ प्रोटेस्ट बंद कर देते हैं। जिसकी वजह से, उस वजह से आप मुझे बात बताएं, आर यू नॉट द पीपल हु आर एक्चुअली प्रोपेगेटिंग टेररिज्म? जी, राणा साहब वो कह रहे हैं आप मेरा फंडामेंटल राइट जो है वो यूसर्व कर रहे हैं, जिसकी वजह से मैं प्रोटेस्ट कर रहा हूं और मैं सुबह बंद करूंगा। 24 नवंबर को इनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इजाजत नहीं दी थी कि ये प्रोटेस्ट करें, क्योंकि बेलारूस के सदर आए हुए थे और उस बेसिस के ऊपर इनको इजाजत नहीं मिली थी। तो बिल्कुल फंडामेंटल राइट है, लेकिन जब एक मुल्क में कोई इवेंट ऐसा हो रहा हो और सिक्योरिटी के कंसर्न्स हो तो उसको भी फिर देखा जाता है। और जब आपको अदालत इजाजत ना दे और फिर आप इजाजत ना मिले और उसके बावजूद आप धावा बोल दें, तो आप ब्रेकिंग द लॉ, आपने कानून तोड़ा। और फिर आप आए मुसल्ला, आप आए टेयर गैस के साथ, आप आए शेल के साथ, आपने 40 पुलिस वालों की गाड़ियां जला दी। ये आपका फंडामेंटल राइट नहीं है। आप टेयर गैस और शेल नहीं मार सकते, ये आपका फंडामेंटल राइट नहीं है। अगर कंटेनर लगा हुआ है तो ये आपका कहीं से फंडामेंटल राइट नहीं है कि आप सूबे के वसाइल से क्रेनें लेके आए और क्रेनों से उठा के उन कंटेनर्स को रुई की तरह साइडों पे फेंकें और फिर आप जलाओ करें। ये आएंगे तो आप क्या करेंगे? देखिए 8 फेब को अगर ये आएंगे तो इनको इजाजत लेनी है लोकल इंतजामिया से। अगर मिसाल के तौर पे किसी भी वजह से इनको लोकल इंतजामिया इजाजत नहीं देती तो फिर ये अदालत में जाएं।
और अदालत से इजाजत ले लें, और अगर इनको अदालत इजाजत दे देती है या लोकल इंतजामिया इजाजत दे देती है तो फिर ये अपना प्रोटेस्ट करें। लेकिन अगर इनको इजाजत नहीं मिलती, अदालत भी नहीं देती मिसाल के तौर पे, तो फिर इनका ये कोई फंडामेंटल राइट नहीं है, क्योंकि वो इजाजत किसी ना किसी बेसिस पे देगी जिसका कोई आईनी और कानूनी जो है वो वजह होगी। तो फिर अगर इनको नहीं मिलती इजाजत और फिर भी ये प्रोटेस्ट करते हैं तो ये कानून को अपने हाथ में लेंगे, और जब ये कानून को अपने हाथ में लेंगे तो डेफिनेटली फिर ये पुलिस का राइट है कि वो कानून तोड़ने ना दे। तो ये पूरी कहानी है, इनकी एक तारीख है वायलेंस की। ये एक ऐसी जमात है, इसको आप कह लें कि अपने अमाल से, कि इनकी एक वायलेंस की एक पूरे चैप्टर लिखे गए हैं। उसमें 9 में ही एक चैप्टर है, उसमें जमान पाक के अंदर शेल बरसाना एक चैप्टर है, उसमें ये कहना कि सुप्रीम कोर्ट के हमने इनको डी चौक में आने से। थैंक यू सो मच राना एहसान अफजल साहब, डॉक्टर हुमायूं मोमन साहब, आप शुक्रिया। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद बात करेंगे डीप सीक की, जिसने चैट जीपीटी को हरा दिया। इसके अवामिल क्या हैं और इसके असरात क्या हैं, इस पे बात होगी आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। चीन के बनाए हुए नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल डीप सीक R1 ने अमेरिका को हिला कर रख दिया है। एआई ने दुनिया में एक इनकलाब बर्पा किया और इस मामले ने तो इस इनकलाब को मजीद दवाम बख्शा है। मौजूदा सूरत हाल में इस वक्त जो अमेरिका की है, स्पुतनिक मूवमेंट उसको करार दिया जा रहा है। ये वो वक्त है जब 60 की दिहाई में रूस ने स्पुतनिक के नाम से दुनिया का पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट खला में भेजा था, जिसकी वजह से मगरबी दुनिया सलामती के खदशात का शिकार हो गई थी। इस टेक्नोलॉजी गैप को पूरा करने के लिए नासा का क़याम अमल में आया और ये 2 सुपर पावर्स के दरमियान स्पेस रेस है, इसका आगाज़ हुआ। सदर ट्रंप ने इस पेशरफ्त को वेकअप कॉल करार दिया। चीन और अमेरिका मसनूई जहानत की दौड़ में बड़े खिलाड़ी हैं, जिसको अब तक ओपन एआई, मेटा और अल्फाबेट लीड कर रही है। गुज़िश्ता माह सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ओपन एआई के $500 बिलियन के स्टारगेट मंसूबे का ऐलान किया था और ख़ास तौर पर एआई में चीन पर अमरीकी गलबे की अहमियत पर बात की थी। मगर सूरत हाल अब बदल रही है। कुछ अर्सा पहले तक अमरीका का ख्याल था कि चीन इस फील्ड में अमरीका से सालों पीछे है, लेकिन डीप सीक के बाद अमरीका के माहिरीन चीन को अपने बराबर खड़ा करने पर मजबूर हो गए हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बड़ी हद तक हाई टेक और हाई पावर्ड सेमीकंडक्टर चिप्स से चलती है। इस शोबे में अमेरिका को बरतरी हासिल है। अमेरिकी टेक जाइंट्स इंटेल, नेवेडा और ब्रॉडकॉम महारत रखती हैं इस तमाम प्रोसेस के अंदर। 2022 में अमेरिका ने जो मिलिट्री एप्लीकेशंस या दीगर कौमी सलामती के खतरात के पेश नज़र चीन को सेमीकंडक्टर की इंपोर्ट्स पर पाबंदी लगा दी थी, लेकिन चीन ने इस पाबंदी के बावजूद ये साबित किया कि नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। क्या इससे अमरीकी बर्तरी का खात्मा हो गया है? ये आने वाला वक्त हमें बताएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।